हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। मातृतुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। दोस्तों, जब भी मैं इन कविताओं को खुद पढ़ता था तो खुद एक जो जोश शरीर में आ जाता था, मन में आ जाता था, वो शायद बचपन में जितना था आज भी उतना ही है। या जब मैं पढ़ता हूं कि अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, तो भी वही जोश वापस से पैदा हो जाता है। और मैं अगर आपको बताऊं कि इतनी शानदार कविताएं और इतने शानदार काव्य ग्रंथ रचने वाले कवि साहित्यकार द्वारा तमाम नाटक और कहानी संग्रह भी लिखे गए, जो खुद मतलब मुझे लगता है कुछ ही ऐसे साहित्यकार हैं कि यूपीएससी के सिलेबस में उनकी प्रमुख जो काव्य रचना है और गद्य रचना है, दोनों ही शामिल है। आप खुद समझ गए होंगे कि मैं छोटी मोटी किसी हस्ती की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं और छायावाद की शुरुआत उनसे मानी जाती है। आज हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी की, जो कि ऑलमोस्ट कॉन्टेम्पररी थे मुंशी प्रेमचंद जी के। और कल जब मैंने मुंशी प्रेमचंद जी पे अपना वीडियो किया था तो मैंने एक जगह पे एक स्टोरी बताई थी कि जब मुंशी प्रेमचंद जी की वो क्या कहते हैं लास्ट राइट्स हो रहे थे, जिससे में उनकी पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था, उनकी वाइफ नहीं जाने दे रही थी, तो ये जाके जब उनसे मिलते हैं और कहते हैं भाभी जाने दीजिए, तो उनकी जो वाइफ हैं, जो मुंशी प्रेमचंद जी की दूसरी वाइफ थी, जब वो रोने लगती हैं और उसके बाद जब जयशंकर प्रसाद खुद को बगल के एक आईने में देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद ये प्रेमचंद जी का पार्थिव नहीं जा रहा, ये हिंदी साहित्य का पार्थिव जा रहा है। और इत्तेफाक देखिए कि जस्ट उसके अगले वर्ष यानी कि 36 में प्रेमचंद जी की मृत्यु होती है, 1937 में जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु होती है और 1937 में भारत का जो हिंदी साहित्य है और हिंदी साहित्य के जो मूर्धन्य साहित्यकार हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी को हम खो देते हैं। तो आज हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी की, उनकी जीवनी की, उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उनकी, और क्यों वो इतने विशेष हैं इस बात की। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए जयशंकर प्रसाद की तो आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाधन्य साहित्यकार, कवि, लेखक, उपन्यासकार, निबंधकार, कहानीकार, और कितनी उपमाएं गढ़ी जाएं जयशंकर प्रसाद के लिए। निश्चित तौर पे एक मूर्धन्य विद्वान थे। और अगर जैसे लिखा भी हुआ है कि द्विवेदी युग की स्थूल और इति वृत्तात्मक कविता को सूक्ष्म भाव, सौंदर्य, रमणीयता एवं माधुर्य से परिपूर्ण कर प्रसाद जी ने नवयुग का सूत्रपात किया। हम बात कर रहे हैं 1918 तक चलने वाले द्विवेदी युग का, जहां पे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक बड़ा काम किया था कि कवियों को काव्य अनुशासन में ले आए थे। और 18 से 36 का जो छायावाद का युग है उसके प्रणेता माने जाने वाले जयशंकर प्रसाद ने उसमें जो नवधारा लाई, जैसे प्रतीकात्मकता लाई, जो स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म जो हम श्रीधर पाठक जी के काव्य में देखते हैं, उसका विस्तृत स्वरूप जो छायावाद में देखने को मिला। निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी देन थी हिंदी साहित्य को। छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ ही युग प्रवर्तक, नाटककार, निबंधकार, उपन्यासकार एवं कहानीकार के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू नामक वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ था। मैं फिर से एक बात बताता चलूं कि बहुत जगह पे आपको 1890 दिखेगा, पर बहुत सारे सोर्सेज से क्लियर करने के बाद ये मैं श्योर हूं, क्योंकि पहले भी मुझे 1889 पता था पर बहुत सारे सोर्सेज में गलत दिया हुआ है। तो 1889 में इनका जन्म हुआ। ये वही वर्ष है जब नेहरू जी पैदा हुए थे, ये वही वर्ष है जब मैंने पिछले वीडियो में प्रेमचंद जी की जीवनी से जुड़े एक विशेष वर्ष का वर्णन किया था। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रेमचंद से जुड़ा वो वर्ष किस लिए महत्वपूर्ण था। जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद था, जो दयालु कृपालु इंसान थे और गरीबों को, दीन दुखियों की मदद और दान अवश्य किया करते थे। खैर, जयशंकर प्रसाद की माता जी का नाम मुन्नी बाई था। ठीक है, और जब जयशंकर प्रसाद 11 वर्ष के थे तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो जब 15 वर्ष के थे तब उनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन अभी भी दुख आने बाकी थे। देखिए, हमने निराला की बात की, हमने प्रेमचंद जी की बात की, आज जयशंकर प्रसाद की बात करें। और आज भी साहित्यकारों की जिंदगी का वो जो दुख है वो आप फिर देख रहे हैं कि जो बड़े मूर्धन्य साहित्यकार हुए, वास्तविकता में जिंदगी में इंटरनली वो कितने दुखी थे और बाहर दुनिया को वो कितना सुख दे रहे हैं, कितना आनंद दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। खैर, किंतु जयशंकर प्रसाद मुसीबतों का पहाड़ उस समय टूट पड़ा जब इनके बड़े भाई शंभू रत्न का निधन हो गया। उस समय जयशंकर प्रसाद 17 वर्ष के थे और अब जयशंकर प्रसाद के ऊपर ही घर का सभी प्रकार का जो खर्च था उसका
कहीं ना कहीं क्या था, जिम्मा था। ठीक है, तो उनकी भाभी थी, उनके बच्चे थे, फिर भी मतलब उनकी भाभी और उनके बड़े भाई के जो बच्चे थे उनके, फिर भी जयशंकर प्रसाद ने साहस के साथ मुसीबतों का सामना किया, परिवार का पालन किया। प्राथमिक शिक्षा वाराणसी में संपन्न हुई थी। ठीक है, और कहीं ना कहीं वे संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे, साथ में हिंदी का अध्ययन कर रहे थे। और हम सब वो कहानी भी जानते हैं कि कैसे वे रात में, मतलब ये प्रेमचंद जी के साथ भी है और इनके साथ भी है, कि रात में जब सब लोग सो जाते थे तो वो 2 से 3 घंटे वो अध्ययन किया करते थे, जिससे शायद वो बाद में पैसे कमा सकते थे। और ये क्या स्ट्रगल रहता है कि दिए की रोशनी में हमारे साहित्यकार पढ़ रहे हैं, कितना स्ट्रगल और इतना शानदार साहित्य। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा मोहिनीलाल गुप्त जो थे उनके प्रारंभिक शिक्षक थे, उनकी ही प्रेरणा से संस्कृत में पारंगता उन्होंने हासिल की और संस्कृत के विद्वान बन गए। प्रसाद का जो पहला विवाह विंध्यवासिनी देवी जी के साथ हुआ था। ठीक है, 1908 में हुआ था, लेकिन उनको क्षय रोग हुए, उनकी मृत्यु हो गई। फिर दूसरा विवाह 1917 में सरस्वती जी के साथ हुआ, लेकिन शायद से ये भी मंजूर नहीं था, उनको भी क्षय रोग हुआ। और उस समय क्षय रोग, तपेदिक, इस तरह से कुछ रोग बहुत होते थे। ठीक है, फिर उसके बाद इनकी इच्छा नहीं थी, किंतु भाभी जो थे उनके बच्चे के दुख को देख चुके थे और फिर आगे परिवार के भरण पोषण करने के लिए उन्होंने कमला देवी के साथ उनका तृतीय विवाह हुआ, उनसे एक पुत्र हुआ और उसका नाम उन्होंने रत्नशंकर प्रसाद रखा। अंतिम समय में जयशंकर प्रसाद भी क्षय रोग से पीड़ित हो गए और नवंबर 1937 को उनकी मृत्यु हुई। और मैं वही प्रेम में भी आया जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले प्रेमचंद के समय की मैं कहानी आपको बता रहा था। खैर, प्रसाद जी की बात की जाए तो कवि, नाटककार, निबंधकार, आलोचक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं देख सकते हैं, काव्य, नाटक, उपन्यास और कुछ कहानियां। इनका वर्णन है, आप स्क्रीन को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बाकी ये जो पीडीएफ है मैं अपने जो मेरा टेलीग्राम चैनल है @ऑफिशियल विकास करके लास्ट में उसकी लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य में स्थान की बात की जाए तो वो एक ऐसी विभूति है जिनको कोई भी भाषा और साहित्य जब पाता है तो निश्चित तौर पे वो गौरवान्वित समझता है। और इनकी जो कामायनी है, तुलसी के रामचरित के बाद हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। कामायनी आपकी यूपीएससी के सिलेबस में भी कौन से 2 सर्ग हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आचार्य नंदुलाल वाजपेयी ने क्या लिखा है कि भारत के इन गिने चुने आधुनिक श्रेष्ठ साहित्यकारों में प्रसाद जी का पद सर्वत्र ऊंचा रहेगा। उन्होंने प्रबंध काव्य में भी चित्र प्रधान भाषा और लाक्षणिक शैली का सफलतापूर्वक प्रयोग करते हुए अपनी विलक्षण काव्य प्रतिभा का क्या दिया है, परिचय दिया है। ठीक है, प्रसाद जी की रचनाओं को देखा जाए तो जीवन के बहुत बड़े क्षेत्र को उन्होंने समाहित किया है। प्रेम है, सौंदर्य है, देश प्रेम है, रहस्यानुभूति है, दर्शन है, प्रकृति, चित्रण, धर्म आदि विविध विषयों को नए तरीके से और आकर्षक भंगिमा के साथ में अपने काव्य प्रेमियों के सम्मुख उन्होंने क्या किया है, प्रस्तुत किया है। ये सभी विषय एक कवि की शैली और भाषा की असाधारणता के कारण अछूते रूप में सामने आए हैं और प्रसाद जी के काव्य साहित्य में प्राचीन भारतीय संस्कृति की गरिमा और भव्यता बड़े प्रभावशाली ढंग से क्या हुई है, प्रस्तुत हुई है। ठीक है, उनके नाटकों की बात कर ली जाए, यूपीएससी में उनका नाटक भी है। फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में उनका कौन सा नाटक आप पढ़ते हैं, जरूर बताइएगा। ठीक है, अपने नाटकों के गीत तथा रचनाएं उनकी भारतीय जीवन मूल्यों को बड़ी शालीनता से उपस्थित करती थी। प्रसाद जी ने राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान को अपने साहित्य में सर्वोच्च स्थान दिया। अराती सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। ठीक है, कितनी सारी चीजें हैं जो एक कवि 4 या 2 या एक ही पंक्ति में कहा जाता है और वो एक पूरी जनरेशन को प्रभावित करती हैं। निश्चित तौर पे प्रसाद जी उनमें से एक थे। आपकी अनेक रचनाएं राष्ट्र प्रेम की उत्कृष्ट भावना जगाने वाली, अभी मैंने पढ़ा भी। प्रसाद जी ने प्रकृति के विविध पक्षों को बड़ी सजीवता से चित्रित किया है। प्रकृति के सौम्य सुंदर और विकृत भयानक दोनों स्वरूप उनकी रचनाओं में व्याप्त होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखा जाए तो प्रकृति का अलंकारिक मानवीकृत उद्दीपक उपदेशिका स्वरूप भी प्रसाद जी के काव्य में क्या होता है, प्राप्त होता है। प्रसाद प्रेम और आनंद के कवि हैं। प्रेम और आनंद, ध्यान रखिएगा, फिर से मैं कह रहा हूं, कामायनी के जो सर्ग हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा और उनका जो मूल है, जिससे सेंट्रल आइडिया कहते हैं, वो किस भाव से प्रेरित है या किस रस से प्रेरित है, जरूर बताइएगा। ठीक है, प्रेम मनोभाव का सूक्ष्म और बहुविध निरूपण आपकी रचनाओं में हुआ है। प्रेम का वियोग पक्ष और संयोग पक्ष दोनों ही पूर्ण छवि के साथ विद्यमान है। आंसू आपका प्रसिद्ध वियोग काव्य है। उसके एक एक छंद में विरह की सच्ची पीड़ा और उसका चित्र विद्यमान है। जैसे लिखा हुआ है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ठीक है, दुर्दिन में आंसू बनकर वे आज बरसने आई है। प्रसाद जी का जो सौंदर्य वर्णन है, मैं कई बार बता चुका हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैं भी अरुण मधुबे देश हमारा भी बता रहा था। पूरी कविता पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सामने ही किसी देश का वृत्त चित्र खींचा जा रहा है, बिल्कुल वैसा जैसा प्रसाद जी ने लिखा। तो सौंदर्य का उन्होंने सजीव, सटीक और मनमोहक होता है। श्रद्धा के सौंदर्य के सब में, श्रद्धा सर्ग कामायनी की बात कर रहा हूं। ठीक है, नील परिधान बीज सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। पढ़िएगा पूरा, बड़ा ही अच्छा है और कहीं ना कहीं जिंदगी के उपदेश दिए गए हैं श्रद्धा, इड़ा और
मनु के द्वारा। इसको कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट सर्ग कौन सा है कामायनी का। प्रसाद हिंदी काव्य में छायावादी प्रवृत्ति के प्रवर्तक हैं। आंसू कामायनी इनके छायावादी कवित्व के परिचायक हैं। छायावादी काव्य की सभी विशेषताएं इनकी रचनाओं में हमको क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। भाषा की बात कर ली जाए तो कई रूप उनके काव्य में विकास यात्रा में दिखाई देते हैं। उन्होंने ब्रज भाषा में भी लिखा है, खड़ी बोली को अपनाकर परिष्कृत प्रवाहमयी संस्कृत भाषा के रूप में अपनी काव्य भाषा बना लिया। याद करिएगा 1918 का वो समय जब महावीर प्रसाद द्विवेदी काव्यानुशासन की बात कर रहे थे और कवियों को कह रहे थे भाई ब्रज भाषा से अलग हटके भी अपनी जो खड़ी बोली है उसमें कुछ लिखने का प्रयास करो, अनुशासन लाओ। बहुत अच्छा उदाहरण है। श्रीधर पाठक को भी हमने देखा था, जयशंकर प्रसाद भी इसके बहुत अच्छे उदाहरण है। प्रसाद जी का शब्द चयन ध्वन्यात्मक सौंदर्य से भी समन्वित है। यथा खग कुल 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 सा बोल रहा किसलय का अंचल डोल रहा। पूरा पढ़िएगा। देखिए प्रसाद को पढ़ते समय मेरे चेहरे पे आपको रौनक दिख भी रही होगी। मैंने कई बार प्रसाद की कविताओं का मंचन किया है और हर बार जिसे कहते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इस स्तर पे लेखन है उनका। तो जब मैं निराला जी की बात करता हूँ, प्रसाद जी की बात करता हूँ, दिनकर जी की बात की जाएगी, वे कवि हैं जो हमारे देश की जिसे कहते हैं ना कि स्वर्णिम निधि है। और शायद से देश में कुछ ऐसे लोग जिन्होंने बहुत सारा योगदान दिया सामने न आके भी, उनमें से एक प्रसाद जी भी थे और हमारे तमाम कवि थे। ठीक है, प्रसाद जी ने लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग द्वारा अपनी रचनाओं में मार्मिक सौंदर्य की सृष्टि की है। खैर, शैली की बात कर ली जाए तो परंपरागत और नव अभिव्यक्ति कौशल का सुंदर समन्वय है। ओज, माधुर्य, प्रसाद तीनों गुणों की सुसंगति है। विषय और भाव के अनुकूल विविध शैलियों को प्रौढ़ प्रयोग उनके काव्य में प्राप्त होता है। वर्णनात्मक, भावनात्मक, अलंकारिक, सूक्तिपरक, प्रतीकात्मक शैली उनके रूप, उनकी अभिव्यक्ति को पूर्णता प्रदान करते हैं। वर्णनात्मक शैली में शब्द चित्रांकन की कुशलता दर्शनीय होती है और अलंकरण की बात की जाए तो शायद रूपक, अतिशयोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक आदि इनके। और देखो प्रतीक है, छायावाद में आपको प्रतीक अलंकार दिखेगा, छायावाद में आपको प्रतीकात्मकता दिखेगी, रहस्यवाद दिखेगा, स्वच्छंदतावाद भी दिखेगा, प्रकृति भी दिखेगी। तो ये जयशंकर प्रसाद में भी दिखेगा, पंत में भी दिखेगा, वर्मा जी यानी कि महादेवी वर्मा में भी दिखेगा और एक अलग रूप में आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में भी दिखेगा। छंद की बात कर ली जाए तो प्रसाद जी ने विभिन्न छंदों के माध्यम से काव्य को सफल अभिव्यक्ति प्रदान की है। उनके जो छंद परिवर्तन है कामायनी में दर्शनीय है। आंसू के छंद उनके विषय में सर्वथा अनुकूल है। गीतों का भी सफल प्रयोग प्रसाद जी ने किया है। भाषा की तत्समता, छंद की गेयता और लय को प्रभावित नहीं करती है। कामायनी के शिल्पी के रूप में प्रसाद जी ने न केवल हिंदी साहित्य की अपितु विश्व साहित्य की विभूति है। अपने भारतीय संस्कृति के विश्वसनीय संदर्भों को प्रस्तुत किया है तथा इतिहास के गौरवमय पृष्ठों के समक्ष लाकर हर भारतीय हृदय को आत्मगौरव का सुख प्रदान किया है। और हिंदी साहित्य के लिए प्रसाद जी का, सरस्वती मां का हमेशा प्रसाद कहा जाता रहेगा। और छायावाद की स्थापना के लिए इनके इंपॉर्टेंस को कौन भूल सकता है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद हिंदी काव्य में जो छायावाद की स्थापना के प्रमुख माने जाते हैं, शलाका पुरुष माने जाते हैं। खड़ी बोली काव्य में कमनीय माधुर्य की रस धारा प्रवाहित हुई, वह काव्य की सिद्ध भाषा बन गई। वे छायावाद के प्रतिष्ठापक ही नहीं अपितु छायावादी पद्धति पे सरस संगीतमय गीतों को लिखने वाले श्रेष्ठ कवि भी बने। काव्य क्षेत्र में प्रसाद की कीर्ति का मूलाधार कामायनी है, आंसू भी है और उनके निश्चित तौर पे अगर हम नाटकों की बात करेंगे तो उनका एक अलग ही स्तर देखने को मिलता है। ठीक है, खड़ी बोली का यह द्वितीय महाकाव्य यानी कि कामायनी मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयनी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य भी है जिसमें मन, श्रद्धा और इड़ा यानी कि बुद्धि के संयोग से अखंड आनंद की उपलब्धि का रूपक प्रत्यभिज्ञा दर्शन के आधार पे संयोजित किया गया है। ये पीडीएफ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। वो चैनल में इसके बाद अभी दिखा दूंगा, स्कैन करके आप चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, उनकी यह कृति मतलब अभी जो कामायनी की बात की वो छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। सुमित्रानंद पंत इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रकृति का सुकुमार कवि खुद इतनी अच्छी कविता को इतना बड़ा स्थान देता है। ठीक है, शिल्प विधि, भाषा, सौष्ठव एवं भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से इसकी तुलना खड़ी बोली के किसी भी काव्य से नहीं की जा सकती है। जयशंकर प्रसाद ने अपने दौर के पारसी रंगमंच की परंपरा को अस्वीकारते हुए भारत के गौरव में अतीत के अनमोल चरित्रों को सामने लाते हुए अविस्मरणीय नाटकों की रचना की, मतलब एक अलग लीक खड़ी की नाटकों की। ठीक है, उनके नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि में स्वर्णिम अतीत को सामने रखकर मानो एक सोए हुए देश को जगाने की प्रेरणा दी जा रही थी। और उनके नाटकों में देश प्रेम का स्वर बहुत ही दर्शनीय है। और इन नाटकों में कई अत्यंत सुंदर और प्रसिद्ध गीत मिलते हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला, स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। ठीक है, अब ये प्रयाण गीत से लिया गया है और प्रयाण गीत में जो 8 पंक्तियां हैं ये
आप एक बार फिर से पढ़िएगा इस वीडियो के बाद, और अगर आपके रोंगटे खड़े हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना शानदार लगा आपको। ठीक है, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, ठीक है, यहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा, उनके नाटकों के सुप्रसिद्ध गीत रहे। ठीक है, निधन की बात की जाए तो मैंने बताया था 15 नवंबर 1937 को उनका निधन हुआ। भारत के उन्नत अतीत का जीवित वातावरण प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। उनकी कितनी ही कहानियां ऐसी हैं जिनमें आदि से अंत तक भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों की रक्षा का सफल प्रयास किया गया है, और आंसू ने उनके हृदय की उस पीड़ा को शब्द दिए जो उनके जीवन में अचानक मेहमान बनकर आई और हिंदी भाषा को समृद्ध कर गई। तो जब भी मैं बात करूं हिंदी साहित्य में मूर्धन्य कवियों का, तो चाहे आप बात करें निराला की, ठीक है, चाहे आप बात करें निराला की या बात करें आप जयशंकर प्रसाद की, वो मूर्धन्यता हर जगह दिखती है। तो मैं बताता चलो, हिंदी साहित्य का वैकल्पिक विषय प्रतिज्ञा प्लस बैच जो है ये शुरू हो चुका है, और डिटेल कक्षाएं जो हैं वो अभी शुरू होनी बाकी हैं, लेकिन इस बैच में जो एडमिशन है वो 23 सितंबर तक ही होगा। ठीक है, यानी कि 23 सितंबर तक ही आप प्रतिज्ञा प्लस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। हिंदी साहित्य के विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप 14,999 रुपए में इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें लाइव कक्षाएं हैं, टेस्ट सीरीज हैं, 1-to-1 मेंटोरशिप है, और मैं प्रॉपर पूरा गाइडेंस उसमें देता हूं। तो आपको क्या करना है, study-iq.com विजिट करके इस कोड का प्रयोग करना है। बाकी मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करके आप इससे जुड़ सकते हैं। तो डिले ना करें, विजिट करें study-iq.com और अभी देखें कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के बैच की जानकारी ले सकते हैं, और आप हमारे सीरीज से जुड़े रहें। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और किन वीडियोस पे, किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए। आपका दिन शुभ हो, शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।